morning, everyone. I think all of you have received the invitation that we are here today to talk about mental health. हम आज यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो प्रेजेंटेशन के साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ एंड फिर हम एक एक करके चीजें डिस्कस करेंगे और लास्ट में अगर आपके कोई सवाल होंगे तो हम उनका जवाब भी देंगे। ठीक है। तो ये जो मेंटल वेलनेस प्रोग्राम है या जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम है, ये एक तो चिकित्सा हेल्थ केयर और ज़ेबांजा वेलनेस हमने मिलकर ये प्रोग्राम किया है। मैं डॉक्टर तुलिका हूँ। मैंने अपना एमडी साइकेट्री किया हुआ है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं दुबई में प्रैक्टिस करती हूँ और आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद में आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। और व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग स्ट्रेसफुल, जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल चीज से गुजरते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है और उसके बारे में समझना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मेंटल वेलबींग क्या होती है, सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मतलब हमें हमारा शारीरिक स्वास्थ्य पता है, हमें ये पता रहता है कि हमारा बॉडी हेल्दी है कि नहीं, हमें उसकी कुछ एक डेफिनेशन है। हमारा माइंड हेल्दी है कि नहीं, हमें ये कैसे पता चलेगा। तो यही चीजें, तो सबसे पहली चीज मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन अगर हम देखें, it says that mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to the community। तो इसके चार एस्पेक्ट हैं। अगर हम कहें किसी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो हम कह रहे हैं कि पहली बात तो वो अपनी कैपेबिलिटीज को रियलाइज कर रहे हैं, वो जो डे टू डे रोजमर्रा का स्ट्रेस होता है उसको कोप कर पा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वो काम अच्छे से कर पा रहे हैं और कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं अब इन देयर ओन वे। मतलब अपनी सोसाइटी में जो भी उनका एक रोल है उसको फुलफिल कर रहे हैं। क्यों जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के तरफ ध्यान देना? इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका इम्पैक्ट, इसका असर आपके फिजिकल हेल्थ पर भी होता है, आपके प्रोडक्टिविटी पर भी होता है कि आप कितने अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप्स और सोशल कनेक्शन पे भी होता है, आपके व्यवहार पे भी होता है, आपके रिश्तों में भी होता है। आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपकी मेंटल हेल्थ का असर पड़ता है। तो कैसे हम असेस करेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है? मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए हम चार चीजों की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं हमारा बायोलॉजिकल, ऑक्यूपेशनल, सोशल फंक्शनिंग और पर्सनल डिस्ट्रेस। इसका क्या मतलब है? हमारी शारीरिक जो भी क्रियाएं हैं या हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो सही चल रही है कि नहीं। जैसे कि हमें नींद ठीक से आ रही है कि नहीं। अगर हमारी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है लगातार कई दिनों के लिए, आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी कुछ भी स्ट्रेसफुल हो जाता है तो हमारी नींद अफेक्ट हो जाती है। अगर कहीं मान लीजिए अगले दिन कोई बहुत बड़ी मीटिंग है या एग्जाम के एक दिन पहले बच्चों में नींद नहीं आती, रात में एंजाइटी होती है। तो अगर ये चीज बहुत समय के लिए हो रही है कि लगातार आपको लग रहा है कि मुझे पिछले एक महीने से अच्छे से नींद नहीं आ रही है, अगर खाने पीने में मन नहीं लग रहा है, आप ठीक से खा नहीं रहे हैं, भूख नहीं लगती, या फिर बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं कि मूड ठीक नहीं है, किसी से झगड़ा हुआ, अब मन कर रहा है कि बहुत सारा जंक फूड खा लें, अपना ध्यान नहीं रख पा रहे। मतलब अपना टाइम से उठ के अपना नहा धो के काम पे जाना, तो जो सेल्फ केयर होती है, या अगर एक्सरसाइज करते थे तो वो नहीं कर रहे हैं। सो आपका सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखना और अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना नहीं हो पा रहा है। ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब आप काम कर भी रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आपका एनर्जी लेवल कैसा है, जब आप काम कर रहे हैं आप कितना जल्दी थक जाते हैं। सोशल फंक्शनिंग, आप अपने आसपास के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जा रहा है, आप चिड़चिड़ा जा रहे हैं, या फिर आपको लोगों के साथ आप काम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या फिर किसी से बात करने का मन ही नहीं करता है, आप कट कट के रहने लगे हैं।
या इंटरेस्ट चला गया है, जो चीजें पहले करना अच्छा लगता था, पार्क में जाना अच्छा लगता था, गाने म्यूजिक अच्छा लगता था, अब ये सब सुनने का मन नहीं कर रहा है। और पर्सनल डिस्ट्रेस, आपको अंदर से महसूस कैसा हो रहा है, मतलब अंदर से मन शांत नहीं है, मन हमेशा परेशान सा रहता है या दुखी रहता है। तो अगर ये चीजें लगातार आपको ऑब्जर्व होता है कि 3-4 हफ्तों से लगातार मैं ऐसा ही फील कर रहा हूँ, प्रॉबेबली आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किसी से बात करने की जरूरत है। तो कब हमें ये रियलाइज होगा कि मतलब ये कौन से साइंस हैं जो हमें देखने हैं कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो हमें डेफिनेटली किसी से मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने की जरूरत है। पहला, अगर आप 2 हफ्ते या उससे ज्यादा लगातार आपको सैड या डाउन फील हो रहा है, दुखी फील हो रहा है, उदास फील हो रहा है, 2 हफ्ते या उससे ज्यादा लगातार, मतलब कुछ अच्छा भी हो रहा है तो मूड ठीक नहीं हो रहा है, आपको नींद में दिक्कत आ रही है, या फिर सो तो जाते हैं मगर फिर बार बार रात में उठ जाते हैं, 3 बजे नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है, बेचैनी होती रहती है, भूख नहीं लगती, खाना पीना कम कर दिया है बहुत, वजन कम होता जा रहा है, एनर्जी लेवल बहुत लो लगता है, और होपलेसनेस लगता है, निराशा बहुत हो गई है कि ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक ही नहीं होने वाली है, अब आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत सीरियस केसेस में ये होपलेसनेस अगर हो जाए या इंसान बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस करता है तो फिर उसके दिमाग में और भी ज्यादा गलत विचार आ सकते हैं कि ये बहुत ही होपलेस सिचुएशन। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया है कि पहले तो लगता था कि कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हम इसको फेस कर लेंगे, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, पर अब कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है कि शायद हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। इसके अलावा चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी हो जाता है या गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी हो रहे हैं, फिजिकल सिम्टम्स मतलब कि जब घबराहट बेचैनी हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि हम ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर मुंह सूख रहा है, या फिर हाथ कांप रहे हैं, लोगों को हल्का चेस्ट पेन भी लगने लगता है कई बार कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है, उनको लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं, मतलब बहुत ज्यादा सफोकेशन लग रहा है। तो ये सब फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। अगर ये जब कोई टेंशन वाली सिचुएशन होती है तो आप सबने महसूस किए होंगे कभी ना कभी, पर अगर ये दिन भर में कई बार हो रहे हैं तो इसके लिए प्रॉबेबली आपको किसी से बात करने की जरूरत है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ओवर थिंकिंग, यानी कि हम चाहते नहीं हैं ये इतना नेगेटिव नेगेटिव और आगे का सोचना, पर हमारा ब्रेन रुकता ही नहीं है, बहुत आगे का सोच लेता है और हमेशा जो भी सबसे ज्यादा बुरा हो सकता है वही चीज पहले दिमाग में आती है। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होना, मतलब रात को सोने जा रहे हैं पर दिमाग रुक ही नहीं रहा है, अगले दिन क्या क्या करना है वही चलता जा रहा है, उसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही है, या फिर काम करने की कोशिश कर रहे हैं पर जो जिस चीज का स्ट्रेस है वही दिमाग में चल रहा है। तो ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी। हमेशा नर्वसनेस रहती है या रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, मतलब हमेशा लगता है कि कुछ है जिस चीज को एड्रेस करना है। नशे या नशीले पदार्थ जो हैं उनका इनटेक बहुत बढ़ गया है, जैसे कि अल्कोहल लेने लग गए हैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए, या फिर सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है अपने आप को काम डाउन करने के लिए। अ, ऐसा थॉट्स आना कि मैं सो जाऊं और फिर मैं उठूं ही नहीं, मतलब उठते हैं तो फिर वही सारी टेंशन वापस आ जाती है। तो अगर इस तरह की चीजें आपको महसूस हो रही हैं लगातार कुछ पिछले 1 महीने में, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉबेबली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ देम मैंने पहले ही कवर कर लिए, एक जो चीजें उसमें रह गई हैं, एक फॉरगेटफुलनेस बहुत ज्यादा हो गई है कि दिमाग इतना ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड रहता है कि जो डेली चीजें हैं वो भूल जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ब्रेन फॉग रहना कि मतलब माइंड इज सो क्लाउडेड या इतना ज्यादा क्लाउडेड फील हो रहा है कि मतलब काम जो दिया गया है वो समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको देख रहे हैं पर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सेल्फ डाउट, वरी, फिजिकल सिम्टम्स, पूरे शरीर में दर्द रहना, मस्कुलर एक्स एंड पेन्स कहते हैं हम इसको कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है मगर बिना किसी कारण के थकान रहती है और बॉडी में बहुत पेन रहता है। ये भी लॉन्ग टर्म अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है तो उसमें हो सकता है। इनडाइजेशन भी, कि आपने सुना होगा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सुना होगा, या फिर GERD सुना होगा, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की एसिडिटी की तकलीफ रहती है, या फिर
जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। कुछ लोगों में सिर्फ गैस्ट्रिक वॉमिटिश फीलिंग आना, सिर्फ वही मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है एंजाइटी का। बिहेवियरली अगर हम किसी को देखें, मतलब ये सब तो चीजें इंसान खुद महसूस करेगा। अगर हम किसी को, अपने कोलीग को देख रहे हैं या अपने फैमिली में किसी को देख रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स, जो वो क्या चीजें हैं जो हमें देखनी है अपने आसपास के लोगों में, कि शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो ऑफ कोर्स उनकी उनकी एपेटाइट, उनकी स्लीप, उनकी डे टू डे उनका सेल्फ केयर, अपना खुद का ध्यान कैसे रख रहे हैं, ये चीजें तो हम नोटिस ही कर सकते हैं। उनकी हैबिट्स बहुत नर्वस हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा इधर उधर चल रहे हैं, बहुत फिजिटी हैं, अल्कोहल या ड्रग्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, डीमोटिवेटेड या प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। डीमोटिवेटेड एंड प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि जो काम है उसको डिले करते रहते हैं, देर करते रहते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और फिर एकदम लास्ट मिनट में आके उसको खत्म करके आपको सबमिट कर रहे हैं। तो ये एंजाइटी के में भी हो सकता है और इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। बट अगर काम को डिले करना मतलब मन ही नहीं लग रहा है उसमें और बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो ये चीजें आप अपने एम्प्लॉयज में और अपने फैमिली में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सोशल आइसोलेशन भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि कट कट के रहने लगे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो ये तो वो साइंस हो गए जो आप खुद में या दूसरों में पहचान सकते हैं कि मेंटल हेल्थ किसी की ठीक नहीं है और इनको हेल्प की जरूरत है। पर बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं या बहुत सारे हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स होते हैं कि इन मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में, कि हमें क्यों, हमें मेंटल हेल्थ, हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, या हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है। तो लोगों के दिमाग में ये जो गलत धारणाएं हैं, ये कई बार आपको ट्रीटमेंट तक जाने में रोकती हैं। जैसे कि लोगों को लगता है कि जिनको कोई भी मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग काम ठीक से नहीं कर सकते, तो वो जॉब नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी एक हाईली ट्रीटेबल कंडीशन है। इसका सही समय पे सही इलाज करने से आप आराम से अपने वर्कफोर्स में वापस जा सकते हैं। और ये सोचना कि जिसको मेंटल हेल्थ इशू है वो काम नहीं कर पाएगा, ये सही नहीं है। दूसरा, लोगों को लगता है कि आपको बस इसमें से निकल आना चाहिए, मतलब अपनी मेंटल स्ट्रेंथ यूज करके, विल पावर यूज करके आपको इसमें से बाहर निकल आना चाहिए। देखिए, समझने की जरूरत ये है कि कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ तो इतना स्ट्रेसफुल कुछ हुआ था, है ना, इतना बड़ा प्रॉब्लम आया था, पर हम उसमें से निकल आए थे। तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था, आपके रिसोर्सेस क्या थे, आपके उस समय क्या रिसोर्सेस थे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के, और आपको उस समय इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट कितना मिला। वो लोगों के थ्रू हो सकता है, वो हो सकता है आपके वर्क प्लेस में किसी से मिला हो सकता है आपने खुद जो पहले चीजें पढ़ी हैं या देखी हैं उनके थ्रू मिला हो। बट कई बार ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में आपको होपलेसनेस लगने लगती है, आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हो रहे होते हैं। डिप्रेशन इटसेल्फ कैन मेक यू फील कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे में किसी को कहना कि देखो मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ, पर मैं उसमें से बाहर निकल आया और आप तो नेगेटिव सोच रहे हो, बोलने से वो इंसान को और गिल्टी फील होगा। तो इट इज बेटर कि ऐसे में आप उसको सही जगह गाइड करें, उसको हेल्प करें कि आप सही इलाज लें, रादर देन टेलिंग देम कि आपको इसमें से विल पावर से निकलना चाहिए। फिर लोगों को ये लगता है कि थेरेपी सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। अगर मेरे पास बहुत सपोर्टिव लोग हैं, मैं तो अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ, मेरा मन ठीक हो जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास अच्छा सोशल नेटवर्क होना चाहिए जिनसे आप बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। पर थेरेपी थोड़ी अलग चीज है। थेरेपी का मतलब ये है कि अगर आपको रियलाइज हो रहा है, पहली बात तो एक प्राइवेसी का अगर आपको कंसर्न है कि आप ये बातें हर किसी से नहीं करना चाहते, तो एक थेरेपिस्ट जो है वो प्रोफेशनल होते हैं, वो कॉन्फिडेंशियली बात करते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे एडवाइस देंगे। हो सकता है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, वो जो सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। थेरेपिस्ट जो है वो आपकी प्रॉब्लम को समझ के, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा है और ये प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली पढ़ा है साइकोलॉजी में, वो आपको इस चीज के लिए एक परमानेंट गाइडेंस दे सकते हैं कि आप इस चीज में से खुद कैसे बाहर निकलें।
सो थेरेपी में और एडवाइस में बहुत फर्क होता है। एडिक्शन की जहां तक हम बात करें तो इवन एडिक्शन के बारे में लोगों को लगता है कि विल पावर से आप रोक सकते हैं, पर अगर कोई बहुत समय से नशे कर रहा है तो उस इंसान की भी ब्रेन केमिस्ट्री बदल जाती है। केमिकल्स का बहुत ऐसा असर हो जाता है कि वो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वो उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर थेरेपी के साथ वो एक प्रोसेस होता है जिससे आप, अगर किसी को एडिक्शन है तो उससे बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप मेंटल इलनेस से कभी रिकवर ही नहीं करते, एक बार ये दवाइयां स्टार्ट हो गई तो पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर ट्रीटमेंट जो है वो बीमारी के हिसाब से होता है। तो कुछ जो बहुत सिवियर केसेस होते हैं उनमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन में कुछ पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उस तरह से। बट मेजोरिटी केसेस में शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ही होता है। मेडिकेशंस भी दी जाएंगी तो एक पीरियड के लिए दी जाएंगी और फिर उन्हें धीरे धीरे कम करके बंद भी किया जाता है। एक ये भी लोगों को लगता है कि सारी साइकियाट्रिक मेडिसिन से नींद आती है। लोगों को लगता है सारी साइकियाट्रिक मेडिसिन से ब्रेन चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या दवाई दी जा रही है, हर दवाई का असर अलग होता है। लोगों को लगता है कि डिप्रेशन के बारे में बात करने से मेरा मतलब, अगर मैं सब नेगेटिव नेगेटिव चीजों के बारे में पूरे टाइम बात करूंगा तो मेरा डिप्रेशन और बढ़ जाएगा, मैं और ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। तो इस ये एक्चुअली इससे एग्जैक्टली उल्टा होता है। अगर आपको जो चीज बॉदर कर रही है, आप एक सेफ स्पेस में, एक सेफ स्पेस में और एक सपोर्टिव सही इंसान के साथ आप उसको डिस्कस करेंगे तो आपको एक्चुअली बेटर फील होगा, रादर देन अपने अंदर में ही वो बातें रख के और आप उसको लेके परेशान होते रहें। तो ये तो वो मिथ्स हो गई जो हमको ट्रीटमेंट तक नहीं आने देती। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि वेलबींग क्या होती है, हमने ये डिस्कस किया कि क्या चीजें अगर आपको ऑब्जर्व हो रही हैं तो आपको शायद डॉक्टर के पास या थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है। हमने ये भी देखा कि क्या मिथ्स एंड स्टिग्मा है हमारे दिमाग में कि हमें क्यों मेंटल हेल्थ के लिए नहीं जाना चाहिए। मतलब लोग पता नहीं ऐसा क्यों समझते हैं कि अगर लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, पर अगर ब्रेन की प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आपका ब्रेन और आपका बिहेवियर, जो स्वभाव जो है आपके, जो आप कर रहे हैं वो भी आपके ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है ना। जैसे आपकी बॉडी का चलना फिरना आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, आपकी बातें, आपका व्यवहार भी आपका ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो जब आप लिवर की या किडनी की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो ब्रेन की किसी इशू के लिए क्यों नहीं जा सकते। तो ये सब तो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि वाई वी नीड टू गो फॉर ट्रीटमेंट। एंड हमारे दिमाग में जो बहुत सारे सोशली जो लोग बोलते हैं उसकी वजह से बहुत सारे मिथ्स बैठ जाते हैं। पर अपनी मेंटल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखने के लिए हम क्या करें। मतलब ये सब तो वो बातें हो गई कि किसी को अगर ऑलरेडी डायबिटीज या हाइपरटेंशन या इस तरह की बीमारी हो गई है तो उन्हें क्या करना चाहिए या उसे पहचानना कैसे चाहिए, है ना। अगर आपको हेल्दी रहना है, अपनी मेंटल हेल्थ को ये फिजिकल हेल्थ के बारे में हो गया, पर अगर आपको उसी तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारा ओवरलैप है दोनों में। जो भी क्योंकि अगर आप WHO के अनुसार देखें तो ये सारी चीजें, ये स्ट्रेस से रिलेटेड सारी बीमारियां और ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस में आती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे तो आप काफी सारी चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा भी मान लीजिए आपने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल रखी, उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रेसफुल हो, या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है मेंटल हेल्थ इश्यूज की, तो भी मेंटल इलनेस आ सकती है और उसका ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। पर वो क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। पहली चीज है एक्सरसाइज। तो WHO के अनुसार अगर आप 30 to 40 मिनट्स की मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर हफ्ते में 3 से 5 बार कर रहे हैं, कहने का मतलब है 3 से 5 बार आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपका थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आप बाहर जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, उतना अगर आप कर रहे हैं तो इट इज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू WHO। रिलैक्सेशन के लिए एक्सरसाइज, तो चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो कोई और हॉबी हो, जो भी चीज आपको रिलैक्सिंग लगती है उस चीज को करने में आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। बाहर नेचर में जाने से बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। तो इनफैक्ट
नेचर थेरेपी की भी बात होती है कि अगर आप ग्रीनरी में और आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको उससे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। डाइट का ध्यान रखना जरूरी है, उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाइट, स्लीप, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या है? तो ग्रैटिट्यूड इज बेसिकली बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उन चीजों के लिए थैंकफुल होना। कहने का मतलब ये है कि हम, जो प्रॉब्लम हो रही होती है हमारे साथ में, वो तो हमें एकदम पता चलती है, क्योंकि हमारे ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रेन एकदम उसको रजिस्टर करता है और आपको बोलता है कि इसके ऊपर ध्यान दो। पर अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम उसे नोटिस नहीं करते। छोटी छोटी चीजें, कि आज किसी से आपने बात करी और आप बहुत, यू शेयर्ड अ फन जोक, ये बहुत छोटी चीज है, पर इसको हम ऑब्जर्व नहीं करते। पर अगर हमारा किसी से थोड़ी सी भी कहा सुनी हो गई तो वो हमारे दिमाग में बहुत देर तक रहती है, राइट? तो ये दिस इज बिकॉज दिस इज हाउ आवर ब्रेन्स आर वायर्ड। पर हमें एक्टिवली ये चीज करनी है कि दिन के एंड में, शायद, या दिन के एंड में, या 2-3 बार जब भी आपको टाइम मिले, कोशिश करिए वो चीजें याद करने की कि आज क्या अच्छा हुआ मेरे साथ। बहुत छोटा सा चीज हो सकता है कि आज क्लिनिक में एक बर्थडे पार्टी हुई जिसमें हम सब ने केक खाया और जोक्स शेयर किए, तो दैट विल गिव यू ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, एंड यू विल नॉट हाइपर फोकस ऑन द नेगेटिव्स। रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? हम सुबह उठे, हमें नहीं पता हमको ब्रेकफास्ट के लिए क्या लेके जाना है, सुबह सुबह डिसाइड हो रहा है, फिर उसमें एक जन कुछ बोल रहा है, एक जन कुछ और बोल रहा है, तो उसमें बहुत डिसएग्रीमेंट होता है, बहुत केओस होता है, एंजाइटी होती है। तो अगर आप थोड़ा सा रूटीन्स फॉलो करेंगे, पहले से प्री डिसाइड करके रखेंगे कि हाँ भाई सुबह ये चीजें करनी है, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो वो क्रिटिकल टाइम पे आपको स्ट्रेस कम होगा। सो इट इज अ हैबिट। धीरे धीरे अगर आप रूटीन्स बनाने, एक एक हैबिट अपनी लीजिए जो आपको लगता है कि इसकी वजह से मुझे डेली स्ट्रेस हो जाता है, कि तो फिर उनको आप धीरे धीरे मॉडिफाई कर सकते हैं। स्मॉल चेंजेस, हमेशा स्मॉल चेंजेस करिए, एकदम से बहुत बड़ा चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि लाइक माइंडेड पीपल मिलना बहुत मुश्किल होता है, अपने जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप में वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हमें हर तरह के लोगों के साथ थोड़ा सा जेल करना आना चाहिए, तो क्योंकि नहीं तो फिर आप सोशल आइसोलेशन में चले जाएंगे। सबका अपना अपना होता है, कुछ बहुत एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं, कुछ बहुत इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं, बट ओवरऑल आपकी अगर एक एक्टिव सोशल लाइफ है, वेदर इट इज एट योर जिम, और वेदर इट इज एट योर सम हॉबी क्लास, और वेदर इट इज एट योर वर्क प्लेस, वर्क कॉलीग्स के साथ में, तो एक सोशल सर्कल होना, या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, तो वो होना, या फिर कोई रिलीजियस चीज में आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहां के फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं टू स्टे सोशली कनेक्टेड। ड्रग्स अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल, जैसे अगर आप किसी ने भी अल्कोहल लिया होगा तो अगले दिन सुबह सबको पता है कैसा फील होता है। तो भले ही लेते समय अच्छा लगता हो, मगर अगले दिन यू नो दैट इट मेक्स यू मोर एंशियस, आपको ज्यादा घबराहट, बेचैनी होती है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपका पेट खराब होता है। तो ये सारी चीजें लोगों को होती हैं, किसी को कम में हो जाता है, किसी को ज्यादा में होता है। पर ओवरऑल अगर लंबे समय तक अल्कोहल ले रहे हैं तो वो बंद करने पर फिजिकली भी बहुत सारे, लेने लेने से फिजिकली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लिवर के प्रॉब्लम, फैटी लिवर, और वो डिप्रेशन भी हो सकता है। तो जस्ट जो लोग बहुत क्रॉनिक अल्कोहल ले रहे होते हैं उनके अंदर अल्कोहल की वजह से डिप्रेशन भी एक फैक्टर हो सकता है। अल्कोहल स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए इन सच केसेस। सिमिलरली बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग से घबराहट, बेचैनी की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, और हार्ड ड्रग्स से तो कुछ लोगों को कैफीन से भी दिक्कत हो जाती है, कि बहुत ज्यादा कैफीन लेने से भी घबराहट, बेचैनी हो सकती है। स्लीप, लास्टली गेटिंग हेल्प। गेटिंग हेल्प का मतलब है कि जब आपको लगे कि चीजें थोड़ी बियॉन्ड माई कंट्रोल हो रही हैं, प्लीज रीच आउट। मतलब अपने ही, ये सोचकर अपने अंदर ही अंदर उस चीज को मत रखिए, क्योंकि जब डिप्रेस्ड होता है इंसान, उसको लगता है दुनिया में कोई चीज मुझे हेल्प नहीं कर सकती, ये पार्ट ऑफ द इलनेस है। तो ऐसे में ये समझना कि शायद मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं है और मुझे किसी से तो बात करने की जरूरत है इसके बारे में, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी, और ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। आई थिंक डाइट के बारे में हमने पहले भी बात करी, बट सेम थिंग कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड को भी अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा शुगर और सॉल्ट इनटेक को कंट्रोल करना चाहिए। दीज आर द सेम एडवाइस दैट यू गिव। हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली वही एडवाइस है जो हम जनरल फिजिकल गुड फिजिकल हेल्थ के लिए भी देते हैं। एक्सरसाइज लोगों को लगता है कि वेट कम करने के लिए या फिजिकल हेल्थ के लिए करनी चाहिए, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर इम्प्रूविंग योर मूड, टू डिक्रीज मस्कुलर टेंशन, टू क्लियर योर माइंड ऑफ वरिंग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करने के लिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए, मूड को ठीक करने के लिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू। स्लीप के बारे में अगर हम बात करें तो दो तीन चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आपका स्लीप क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो। पहली चीज ये है कि 6 बजे के बाद कोशिश करें कि कैफीन और निकोटीन ना लें। कैफीन मतलब चाय, कॉफी, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स। निकोटीन मतलब सिगरेट, तंबाकू या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट। कोशिश करें कि अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल करें, मतलब वहां पर काम भी करना है, वहां पर खाना भी है, वहां पर वहां से कॉल भी लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को समझ ही नहीं आएगा कि ये मेरा वर्किंग स्पेस है कि मेरा रिलैक्सिंग स्पेस है। सो इट इज ऑलवेज गुड। अच्छा होगा कि आपका जो स्लीपिंग एरिया है उसको आप स्लीपिंग के लिए ही और रिलैक्सेशन के लिए ही यूज करें। सोने के पहले 1 घंटा पहले एटलीस्ट डिवाइसेस को यूज नहीं करना चाहिए, मोस्टली बिकॉज ऑफ द लाइट। जो ब्लू लाइट होती है स्क्रीन में वो आपके मेलेटोनिन प्रोडक्शन को रोकती है। मेलेटोनिन एक आपके ब्रेन में ऐसा केमिकल है जो आपको नेचुरली स्लीपी फील कराता है, नींद वाली फीलिंग देता है। तो अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो इट विल अफेक्ट योर स्लीप। कई लोग बोलते हैं कि रात को अगर हम मोबाइल नहीं चलाएं तो हमें नींद ही नहीं आती। वो इसलिए है क्योंकि आपका माइंड बहुत नॉइजी है, और जब आप रील्स देखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि बिल्कुल थक जाए फिर मैं सोऊंगा या सोऊंगी। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि आप कोई सूदिंग म्यूजिक भी चला सकते हैं, कोई वाइट नॉइज मशीन चला सकते हैं या पॉडकास्ट चला सकते हैं, और उसको सुनते सुनते सो जाइए। अगर आप कुछ देख रहे हैं तो कभी कभी तो काम करता है, कभी कभी आप 2-3 घंटे फोन पर ही निकल जाते हैं। सो एंड देन नेक्स्ट डे यू आर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स, फिर आपकी रिदम बिगड़ जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि एक ही टाइम पर सोएं, एक ही टाइम पर उठें, अराउंड द सेम टाइम, रादर देन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस अगर आपके स्लीप साइकिल में होंगे तो इट कैन बी वेरी डिसरेगुलेटिंग फॉर द बॉडी। लास्टली लाइट रीडिंग भी कर सकते हैं, कोई रिलैक्सिंग बुक नाइट लैम्प में, येलो लाइट वाले नाइट लैम्प में, रादर देन हैविंग स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसमें पढ़ सकते हैं कोई भी बुक। अगर इन सब चीजों से भी नींद नहीं आ रही है, यू कैन इवन ट्राई डूइंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और समथिंग कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। तो अगर आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको रिलैक्सिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आप लेट के आराम से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, कि हम अपनी स्लीप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स होंगे हमारी मेंटल हेल्थ पे, डाइट अच्छी रखना क्यों जरूरी है अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए। पर साइकोलॉजिकली मतलब क्या वो चीजें हैं जो हमें अपने बारे में समझना जरूरी है, हमारे थॉट्स के बारे में, हमारे इमोशंस के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में, जो हमारे को ये डिप्रेसिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स और एंजाइटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, से बचा सकते हैं। तो ये कनेक्शन, ये जो डायग्राम है, ये जो फोटो है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी सिचुएशन होती है जिससे हमको गुस्सा आ रहा है या हमारा मूड खराब हो रहा है या फिर हमें दुख हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें इमोशन है। तो सिचुएशन और इमोशन, ये जो सिचुएशन है और ये जो इमोशन है, इसके बीच में एक मीडिएटर है, वो है आपके थॉट्स, जो कि आपके इमोशंस जनरेट करते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने अपनी किसी फ्रेंड को फोन किया और उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया। अगर आपका पहला थॉट है कि माय फ्रेंड इज बिजी, मेरे दोस्त बिजी हैं इसलिए मेरा फोन नहीं उठाया, तो आपका इमोशन होगा ठीक है,
आपको कोई नेगेटिव इमोशन फील नहीं होगा। आपका बिहेवियर क्या होगा, आप बोलोगे मैं थोड़ी देर बाद फोन करूंगा। फिजिकली आपको क्या होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपने किसी को कॉल किया और आपका पहला थॉट है कि ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो आपका इमोशन क्या होगा, गुस्से का होगा या सैडनेस का होगा। आपका बिहेवियर क्या होगा, आप गुस्से में उसको बार बार फोन करेंगे, है ना। और फिजिकली आपको क्या फील होगा, आपको आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपका कान लाल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगली बार जब भी आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन फील हो रहा हो, चाहे सैडनेस हो, चाहे एंगर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिसअपॉइंटमेंट हो, या लो एनर्जी फील हो रही है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा रिट्रेस करिए कि पहली चीज हमें ऐसा लगना कब शुरू हुआ। फिर एक बार रिट्रेस करिए कि मेरे दिमाग में विचार क्या आ रहे हैं। तो अपने ट्रिगर और अपने थॉट्स को जब आप आइडेंटिफाई करने लगेंगे ना, तो फिर आप उनसे टॉक बैक भी कर सकते हैं। आप खुद से भी पूछ सकते हैं कि ऐसा मैंने क्यों सोचा कि मेरा फ्रेंड मुझे इग्नोर कर रहा है, ये सच में इग्नोर कर रहा है कि ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये थॉट आ रहा है ना। तो ये एक्सरसाइज करने से आप खुद भी अपने अनहेल्पफुल थॉट्स, या जो पहला थॉट आ रहा है उसको लेकर आप एक्ट मत करिए। तो डिफरेंस इज बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो फिर आप सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेंगे रादर देन रिएक्टिंग। लास्टली, और क्या चीजें हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स, तो हमने बात की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ लोगों को मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइप का मेडिटेशन है जिसे हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में वो आपको अवेयरनेस सिखाते हैं कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, आपके थॉट्स क्या हैं, आपको फिजिकली क्या फील हो रहा है, उसकी कंप्लीट अवेयरनेस में आप रहिए, which will be more helpful for you to sit back and see what is happening with you. So mindfulness meditation के भी बहुत सारे YouTube पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। कोई भी रिलायबल सोर्स आप ले लीजिए, कोई भी मेडिकल चैनल हो या कोई भी साइकोलॉजी का अच्छा चैनल हो, उस पर आप ये टेक्निक्स देख सकते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना बहुत रिलैक्सिंग लगता है। रीडिंग, तो ये बहुत पर्सनल है, आपको क्या रिलैक्सिंग लगता है जरूरी नहीं है दूसरे को रिलैक्सिंग लगेगा। तो जो आपका जो भी चीज आप ये थोड़ा थोड़ा टाइम इसके लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन एटलीस्ट जरूर निकालिए, या डेली निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर खुद के लिए टाइम निकालना कि मुझे लोगों से अनवाइंड होने के लिए थोड़ा टाइम खुद के लिए चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि जब भी हमें टेंशन हो रही होती है तो हमारे आसपास के लोग कहते हैं अरे थोड़ी गहरी सांस लो, लो ये पानी पियो, है ना। तो ऐसा क्यों कहते हैं, वाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। तो क्या है, हमारी बॉडी में एक नर्व है, वेगस नर्व, जो हमारे को रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के लिए होती है। तो इस नर्व को ट्रिगर करने का एक बड़ा इजी तरीका है, ये आपके जो लंग्स हैं और आपका जो पेट है उसके बीच में होती है। तो जब भी हम बहुत गहरी सांस लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी बॉडी को एक सिग्नल भेजते हैं कि आई एम रिलैक्स्ड। तो ब्रीदिंग करने का एक टेक्निक है, मतलब गहरी सांस इंश्योर करने का कि हाँ आप प्रॉपर तरीके से गहरी सांसें ले रहे हैं, तो उसे हम काउंट ऑफ 4 ब्रीदिंग कहते हैं। जैसे कि जिसमें पहले हम कहते हैं कि 4 काउंट के लिए आप गहरी सांस अंदर लीजिए। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो अपने लंग्स को और अपने पेट को जितना ज्यादा फुला सकते हैं उतना फुलाइए। फिर 4 काउंट के लिए होल्ड करिए, रुकिए गहरी सांस अंदर लेने के बाद। फिर 4 काउंट के लिए आप एक्सहेल करिए और अपने पेट को जितना अंदर पिचका सकते हैं उतना पिचकाइए, और लंग्स को जितना खाली कर सकते हैं वो करिए। फिर 4 काउंट के लिए होल्ड करिए। ऐसे 5-6 बार करने के बाद में आपको खुद ही फील होगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड और काम फील कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं इनको जरूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल करिए, और ये सब चीजें काम ना करें तो क्या करना है, सीक हेल्प। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपको चीजें आउट ऑफ कंट्रोल लगे तो डेफिनेटली यू कैन गो टू अ प्रोफेशनल। आप किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, या फिर आप अपनी एचआर टीम के पास भी जा सकते हैं, और वो आपको आगे गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से हेल्प लें। तो आप अपनी एचआर के पास भी जा सकते हैं कि मेरे को ये
और अगर वर्क रिलेटेड स्पेशली अगर स्ट्रेस है तो आप डेफिनेटली अपनी HR टीम के पास जा सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली एक ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या फ्रेंड से बात कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं where you can join। जो सपोर्ट ग्रुप्स आर प्लेसेस जहां पे जिस तरह की डिफिकल्टी आपको हो रही है उसी तरीके के सेम सिचुएशन में हेल्प। कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? ओके, थैंक यू।